हेलो बच्चों, एसेंट स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजय भंडारी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक टेबल। कई सारे लेक्चर इसमें डिलीवर हो चुके हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन द एटॉमिक रेडियस और दूसरा टॉपिक होने वाला है आयनिक रेडियस। ठीक है बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कितने टाइप की होती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक रेडियस पर क्या फर्क पड़ेगा जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में या टॉप टू बॉटम जाएंगे। तो पीरियोडिक टेबल सबके पास होनी चाहिए और साथ में आप नोट्स भी बनाते जाइए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले आप हेडिंग डालेंगे कि वेरिएशन इन द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, और पहला हम वेरिएशन पता करेंगे व्हेन गोज टू इन द पीरियड। पीरियड मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट भी लिख सकते हैं और इन द पीरियड लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हेडिंग डालिए। अच्छा, अब मैंने जो है सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट यहां पर लिखे हैं, लिथियम से लेकर और फ्लोरीन तक। ठीक है, और ये उनकी रेडियस भी लिखी है इन द पिकोमीटर। तो ये 152, 111, 88, 77, 70। क्या दिख रहा है आपको? जनरली हमें बच्चों ये दिख रहा है कि जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है, और ये उसका एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? व्हेन गोज टू लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन periodic table, the atomic radius decreases। क्लियर? डिक्रीज होती है, बस इसका ध्यान रखना आपने, डिक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, किसी भी पीरियड में आप जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो हमेशा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। और बच्चों कहां तक डिक्रीज होगी? ये 17 ग्रुप तक डिक्रीज होगी। इनर्ट गैस नॉट इंक्लूडेड इन। ठीक है, यह भी नोट करना आपने। क्या नोट करना है? इनर्ट गैसेस नॉट इंक्लूडेड इन दिस। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, केवल 17 ग्रुप तक हम एलिमेंट को लेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब बच्चों ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। व्हाई द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है, तो चलिए व्हाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, है ना, ये साइन मैंने डिक्रीजेस का बनाया है ना। चलो, इसका मतलब क्या हो बच्चों? देखो, जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, यहां पे लिखो when left to right। ठीक है, तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बच्चों के नंबर ऑफ ऑर्बिट नहीं बढ़ते हैं। ध्यान रखना है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट रिमेन सेम। ध्यान रखना, जितने ऑर्बिट फ्लोरीन के पास है उतने ही ऑर्बिट लिथियम के पास है। लिथियम के पास कितने ऑर्बिट होते हैं बच्चों? 2 ऑर्बिट होते हैं ना। तो फ्लोरीन के पास भी कितने ऑर्बिट है? 2 ही ऑर्बिट है, यानी नंबर ऑफ शेप्शन। तो 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट रिमेन सेम। लेकिन बच्चों क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए में E माइनस एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस। क्लियर? ये तो रहा है, इसमें 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6, 7, 8, 9। यहां भी इलेक्ट्रॉन भी ऐसे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस। तो बच्चों क्या होता है? देखो, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस होते हैं तो साथ में अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ता है। देखो, इंक्रीज अट्रैक्शन फोर्स। और बच्चों वो अट्रैक्शन फोर्स कौन सा है? जेड इफेक्टिव आपने पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स नोट करो, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा, ZE बढ़ेगा तो बच्चों अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। और जब भी किसी एटम पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो क्या होता है? एटम श्रिंक होता है ना। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से चीजें पास पास आती है।
तो जब एटम पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो एटम का साइज, उसका वॉल्यूम धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। तो जितने बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे उतना ही रेडियस क्या होगा, कम होता जाएगा। तो रीजन दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज अट्रैक्शन फोर्स। अच्छा, अब आप बोलो कि बच्चों की साथ में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं तो रिपल्शन फोर्स भी बढ़ना चाहिए। लेकिन बच्चों यहां पर जो है, जो रिपल्शन फोर्स है, रिपल्शन फोर्स, और रिपल्शन फोर्स को हमने किससे डिनोट किया था, शील्डिंग इफेक्ट। वो जो है अट्रैक्शन फोर्स के मुकाबले, अट्रैक्शन फोर्स के मुकाबले कम बढ़ता है। ध्यान रखना है, अगर मैं दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड को कंपेयर करूं तो अट्रैक्शन फोर्स की पावर जो है ज्यादा होती है बजाय रिपल्शन फोर्स है। या हम इसको बोल सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इफेक्ट विल बी मोर देन शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पर फोर्स दोनों है, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है और रिपल्शन फोर्स की वैल्यू कम है। ठीक है बच्चों, इसीलिए जो है लेफ्ट टू राइट जाने में रेडियस कम होती है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? नोट करो जरा फटाफट। दूसरी चीज, अगर बच्चों हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, यानी अगर पीरियोडिक टेबल की हम बात करें और पीरियोडिक टेबल में हम किसी ग्रुप को ले लें और टॉप टू बॉटम आएंगे, तो टॉप टू बॉटम कौन कौन से है भाई, देखो, है ना, मैं आपको बता देता हूं। ग्रुप की बात करें, है ना, GROUP ग्रुप। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ग्रुप को ले लेता हूं, फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से हैं भाई, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये है। और ये इनकी रेडियस भी यहां पर लिख देते हैं इन पिकोमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब मैं नोट कर लेता हूं, यहां पर लिथियम की जो रेडियस है वो है 152 पिकोमीटर, सोडियम की है 186 पिकोमीटर, पोटेशियम की है 231 पिकोमीटर, रुबिडियम की है 241 पिकोमीटर, सॉरी 44 पिकोमीटर, और सीजियम की जो रेडियस है बच्चों वो 262 पिकोमीटर है। अच्छा, रेडियस को याद करने की जरूरत नहीं, इससे क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है ना। अब आपको क्या दिख रहा है बच्चों, जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियस बढ़ रही है। देखो, रेडियस विल बी इंक्रीजेस। तो लिखो, व्हेन वी गोज टू टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, the atomic radius increases। ये ध्यान रखना आपको। ये तो जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं बच्चों तो रेडियस हमेशा बढ़ती है, और इसका रीजन क्या है, देखिए, वाई रेडियस इंक्रीजेस व्हेन गोज टू टॉप टू बॉटम। ठीक, अच्छा देखो, टॉप टू बॉटम, पहले यहां पे लिखो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, गोइंग टॉप टू बॉटम। ठीक है, अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो बच्चों क्या बढ़ रहा है इस समय, देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है। याद है ना आपको, इसके पास कितने ऑर्बिट है, अगर लिथियम के पास देखा जाए 2 ऑर्बिट है, सोडियम के पास 3 ऑर्बिट है, इसके पास 4 ऑर्बिट है, इसके पास 5 ऑर्बिट है, इसके पास 6 ऑर्बिट है। तो द नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल या सबशेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, और साथ में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस। ये दोनों चीजें बढ़ रही ना, ऑर्बिट भी बढ़ रहा है। अच्छा बच्चों, ये देखो, अगर मान लिया जाए कि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या होगा, दूर जाएगा। ये तो हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये तो हुआ।
न्यूक्लियस से वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। पहला काम तो ये हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रही है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दूर जा रहा है जितना जितना ऑर्बिट बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा बच्चों क्या हुआ कि बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो उनका डेंसिटी बढ़ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन एंड नंबर ऑफ मिडिल इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिखेंगे ना, मिडिल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। तो दो चीजें बढ़ रही है, एक तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है, दूसरा जो मिडिल इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो वो सबसे ज्यादा किस में बढ़ेंगे, मिडिल में बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ मिडिल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एज वेल एज द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस। और बच्चों ये दोनों चीजें क्या करती हैं, अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो एक तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, और दूसरा बच्चों क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेस। तो दो चीजें बढ़ी, देखो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा और अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ। तो बच्चों जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एक्चुअल में क्या बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा। और बच्चों जब रिपल्शन बढ़ता है तो चीजें क्या होता है, दूर जाता है। तो एक तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है और रिपल्शन फोर्स बढ़ रहा है, तो दोनों मिलके क्या करेंगे, रेडियस को बढ़ा देंगे, रेडियस इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है। तो रीजन क्या है बच्चों, देखो टॉप टू बॉटम आने पे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़े, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसकी डिस्टेंस बढ़ गई न्यूक्लियस से, तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। दूसरा, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे तो बच्चों मिडिल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने से क्या होता है, रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन यानी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, एटम फैलेगा, और जब बच्चों एटम फैलेगा तो इसका मतलब एटम का रेडियस बढ़ेगा। सिंपल से बात, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से ये काम होता है। समझ में आई बात? चलो, तो ये वेरिएशन इन द पीरियड और वेरिएशन इन द ग्रुप, दोनों चीजें कंप्लीट हो गई, ठीक है। चलो, तो वो जो दो फोर्स मैंने आपको बताए थे, अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्शन फोर्स, सारा उन्हीं का कंसेप्ट है पूरा की पूरा, ठीक है बच्चों। चलो, आप बात करते हैं बच्चों आयनिक रेडियस, दूसरा टॉपिक है ना। आयनिक रेडियस, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर आयंस। आयंस है ना, आयंस बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायंस और दूसरा होता है एनायंस, है ना। कैटायंस कब बनते हैं, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड कैटायन, और कैटायन के ऊपर क्या लगाते हैं बच्चों, प्लस चार्ज, ठीक है। और एनायन कब बनते हैं, जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये देखिए, तो वो एटम एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। एनायन के ऊपर क्या चार्ज होगा, माइनस, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास है कि इनकी रेडियस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ कैटायन की बात करेंगे, रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा है सोडियम, और बच्चों सोडियम का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना, तो सोडियम प्लस हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे निकल जाएगा। ये सोडियम एटम, ये सोडियम कैटायन, ठीक है। अच्छा, सोडियम एटम में अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 सोडियम एटम में। लेकिन बच्चों सोडियम कैटायन में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10, क्योंकि प्लस चार्ज आ गया, मालूम है ना आपको। अच्छा, अगर प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन जो है इसमें 11 होंगे और इसमें भी 11 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल, चाहे कोई भी हो, आयन हो चाहे एटम हो, ठीक है भाई, क्योंकि प्रोटॉन तो जाते हैं नहीं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब अगर आपको पूछा जाए कि सोडियम एटम बड़ा है कि सोडियम आयन, विच हैव बिगर साइज, सोडियम एटम और सोडियम आयन, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो। तो बच्चों यहां पर देखो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन,
और 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इन ए कैटायन डिक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हो रहा है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम, ऐसे हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बच्चों क्या होगा, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस, क्योंकि 11 प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स 10 इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना आपने, अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, ध्यान रखिए। तो इलेक्ट्रॉन जाने से अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, सॉरी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, अब जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से जो है अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ज्यादा प्रोटॉन है कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से क्या होता है बच्चों, डिक्रीज रेडियस, बस ये हो जाएगा। तो हमेशा कोई भी कैटायन हो वो अपने एनायन, वो अपने एटम से कम रेडियस शो करेगा, ध्यान रखना बच्चों, है ना। ऑलवेज ए एटम हैव ए लार्ज रेडियस देन इट्स कैटायन, उसी का कैटायन है, अलग नहीं। तो एटम बड़ा होता है और उसका कैटायन छोटा होता है, ध्यान रखिए, है ना। अच्छा, अगर मैं इनको देखूं तो बच्चों हमारे पास जो सोडियम है, सोडियम हमारे पास उसकी रेडियस है 160 पिकोमीटर, 186 पिकोमीटर, और सोडियम प्लस की रेडियस है 95 पिकोमीटर। देखो फर्क आ गया ना। तो सोडियम एटम बड़ा होगा और सोडियम कैटायन छोटा होगा। कंसेप्ट क्लियर? चलो, तो ये कहानी है कैटायन की। अब दूसरी कहानी है बच्चों एनायन की। रेडियस ऑफ एनायन। अच्छा, मैं फ्लोरीन का एग्जांपल लेता हूं ना। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और फ्लोरीन माइनस बना लेता है। ये फ्लोरीन का एटम, ये फ्लोरीन का एनायन। अच्छा, अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो यहाँ पे फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे कितने हो गए बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, एक एक्स्ट्रा आ गया है। अच्छा, प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन उतने रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम था तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया मतलब रिपल्शन फोर्स थोड़ा सा बढ़ गया, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे लिखेंगे इन एन एनायन 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर इन, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर। ठीक है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम। ठीक, तो बच्चों क्या हुआ, देखो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से रिपल्शन फोर्स बढ़ जाता है, रिपल्शन फोर्स इंक्रीजेस। ध्यान दीजिए ना, रिपल्शन फोर्स, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से रिपल्शन फोर्स बढ़ता है, और जब बच्चों रिपल्शन फोर्स बढ़ता है तो रेडियस क्या होती है, रेडियस इंक्रीजेस। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से रेडियस कम होती है, रिपल्शन फोर्स बढ़ने से रेडियस बढ़ती है। तो बच्चों होगा क्या, हमेशा जो एनायन है वो अपने एटम से बड़ा होता है, ऑलवेज ध्यान रखना, एनायन ज्यादा बड़ा होता है बजाय एटम के। अच्छा चलो प्रूफ कर लेते हैं कोई रेडियस, है ना। तो फ्लोरीन की बात लेता हूं मैं, तो फ्लोरीन का जो एनायन है 136 पिकोमीटर इसकी रेडियस होती है, और फ्लोरीन का एटम 64 पिकोमीटर पे आता है। देखो, है ना, समझ में आया बात। तो एनायन हमेशा बड़ा होगा बच्चों उसके एटम से, और कैटायन एटम से छोटा होगा। समझ में बात आ गई। और रीजन मैंने आपको बता दिया, एक में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, एक में रिपल्शन फोर्स बढ़ जाता है। अट्रैक्शन फोर्स क्या बढ़ाता है, रेडियस को कम करता है, और रिपल्शन फोर्स रेडियस को बढ़ाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि कोई एटम हो, जैसे मैंने लिया आयोडीन, आयोडीन का प्लस भी है, आयोडीन का माइनस भी है, और आयोडीन भी है। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, देखो माइनस हमेशा ज्यादा होगा, देन एटम होगा, और देन प्लस होगा। ये इनके रेडियस का ऑर्डर होगा। क्लियर कंसेप्ट।
एक ही एटम का माइनस उससे बड़ा और एटम से छोटा उसका पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन। ठीक है, चलो अब बच्चों बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। आइसो का मतलब होता है बच्चों सेम, और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है। तो यानी वो एटम या आयन जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको बोलेंगे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? द एटम और आयन, द एटम्स और आयन having equal number of electrons are called isoelectronic species। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास है नाइट्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन माइनस माइनस माइनस, तीसरा है सल्फर माइनस माइनस, चौथा है क्लोरीन माइनस, पांचवा है सोडियम प्लस, ठीक है, और छठा है सोडियम, सॉरी ये है सोडियम, लिखते हैं इसको सोडियम, और एक है नियोन। ये मैंने कुछ एटम भी और आयन भी लिखे, कैटायन भी है और एनायन भी है। अब आपको ये पता करना है कि इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आप क्या करोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता करोगे। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 7। अच्छा, नाइट्रोजन -3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो -3 है तो जितने माइनस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन आपको प्लस करने हैं। तो 7 तो इसके अंदर पहले से होते हैं, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सल्फर में कितने होते हैं बच्चों? 16, 2 माइनस आने से कितने हो गए? 18। क्लोरीन में कितने होते हैं? 17, 1 माइनस है, कितने हो गए? 18। सोडियम प्लस है, सोडियम में कितने होते हैं? 11, 1 प्लस आने से 1 माइनस हो गया तो कितने हो गए? 10। मालूम है ना आपको? सोडियम सिंगल एटम है तो सोडियम में कितने हो गए? सॉरी, सोडियम में कितने हो गए? 11। अच्छा, नियोन, नियोन में कितने होते हैं? 10। अब चेक करो, देखो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए, है ना बच्चों? ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए, सल्फर माइनस माइनस और क्लोरीन। देखो ये देखो, नाइट्रोजन 3 माइनस, सोडियम प्लस और नियोन, नाइट्रोजन 3 माइनस, सोडियम प्लस और नियोन, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों के तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए, है ना? अच्छा, ये कुछ भी नहीं है और बस हो गया। ये सोडियम 11 है तो 11 किसी के साथ मैच नहीं कर रहा। तो सिंपल सी बात है, आपके पास कुछ एटम, एनाइन या कैटाइन या जैसे भी दिए होंगे, सारे दिए होंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक का पता करो। तो सबके इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हैं और जिसके इलेक्ट्रॉन इक्वल आ जाएं वो सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे। क्लियर कंसेप्ट? बस ध्यान क्या रखना, अगर कैटाइन हो तो उतने इलेक्ट्रॉन माइनस कर देने हुए जितने उसके पास प्लस चार्ज होंगे, और अगर एनायन हो तो उतने इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने हुए? प्लस कर देने हुए। कंसेप्ट क्लियर? चलो ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इनके साइज के बारे में एक आध क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखी हो तो उनके साइज को आप कैसे पता करोगे? ठीक है, तो मैं कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन 3 माइनस, ठीक है बच्चों। उसके बाद है हमारे पास नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 2 माइनस, फ्लोरीन 1 माइनस, उसके बाद आता है नियोन, नियोन के बाद आता है सोडियम, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम 2 प्लस, और उसके बाद आता है एल्यूमिनियम 3 प्लस, है ना? अच्छा, इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है बच्चों, है ना? इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10, इसके पास भी 10, सब। तो दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, एटम्स और आयंस, है ना? ये एटम्स और आयन। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है सल्फर 2 माइनस, फिर हमारे पास है क्लोरीन 1 माइनस, पोटेशियम 1 प्लस और कैल्शियम 2 प्लस। तो ये सारे एटम्स और आयंस हैं
और इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखिए तो इसमें 16 और 2 18, 17 और 1 18, 19 होता है, एक कम हो गया तो 18 और कैल्शियम से 2 कम हो गया तो 18। तो ये भी सारे क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ठीक है बच्चों, अब इनका साइज हम कैसे पता करें, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ठीक है, तो एक ट्रिक आपको याद रखनी है। देखो बच्चों, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स या आयंस होते हैं उनमें क्या चीज सिमिलर होती है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें, ये तो क्या। लेकिन बच्चों उनमें प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, बस ये चीज ध्यान रखनी है। उसमें सब में प्रोटॉन अलग अलग है, क्योंकि प्रोटॉन तो जो है केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते नहीं, तो इसमें जो है आपके पास 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, अच्छा, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होने से क्या चेंज पड़ा, देखो, इफ इंक्रीज, अच्छा ऐसे लिखते हैं इसको, ज्यादा अच्छा रहेगा, इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम्स और आयंस। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं किसी एटम और आयन में, ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, कम होगी, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो रेडियस कम होगी क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। तो किन्हीं दो को आप कंपेयर करो, सपोज मान लिया जाए मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, इन दोनों का साइज मुझे पता करना है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, लेकिन बच्चों पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 19 प्रोटॉन होते हैं, और कैल्शियम में 20 प्रोटॉन होते हैं, मालूम है। ठीक है, 20 प्रोटॉन, तो किसके पास ज्यादा प्रोटॉन है, कैल्शियम के पास ज्यादा प्रोटॉन है। तो बच्चों ज्यादा प्रोटॉन होने की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी ज्यादा होगा। कम प्रोटॉन है, अट्रैक्शन फोर्स कम है, ज्यादा प्रोटॉन है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। तो अब जो साइज है वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो कैल्शियम का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, पोटेशियम का कम है। तो बच्चों जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है तो रेडियस कम होती है। तो सिंपल सी बात है कि पोटेशियम की रेडियस ज्यादा होगी और कैल्शियम प्लस प्लस की रेडियस कम होगी। यहां पर भी ऐसी है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे रेडियस उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। तो देखो, अगर मैं यहां से शुरू करूं तो बच्चों रेडियस इस ऑर्डर में डिक्रीज होगी। N3 माइनस की रेडियस सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके पास कितने प्रोटॉन है, 7 ही प्रोटॉन है। इसके पास 8 प्रोटॉन है, थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा। इसके पास 9 प्रोटॉन है, इसके पास 10 प्रोटॉन है, इसके पास 11 प्रोटॉन है, इसके पास 12 प्रोटॉन है, इसके पास 13 प्रोटॉन है। तो क्या दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जब धीरे धीरे बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स भी धीरे धीरे बढ़ेगा, तो रेडियस धीरे धीरे कम होगा। सेम कंसेप्ट यहां पर भी अप्लाई होता है, इसका रेडियस सबसे ज्यादा, फिर रेडियस क्या होगा, कम होता जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो सल्फर के पास बच्चों जो है 16 प्रोटॉन है, लेकिन यहां पर 17 प्रोटॉन हो गए, यहां पर जो है 19 प्रोटॉन हो गए, यहां पर 20 प्रोटॉन हो गए। यहां पर आप आर्गन को भी इंक्लूड कर सकते हो, चलो उसको तो नहीं करता हूं मैं, है ना, इस तरह से। तो अगर आपके पास कोई एटम या आयन या दो अलग अलग तरह के आयन दे रखे हो, तो आपको उसमें जो रेडियस पता करनी है उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पे करनी है। दोनों में कंपेयर करो कि किसके पास ज्यादा प्रोटॉन है। जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन उसका रेडियस कम, क्योंकि उस पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। समझ में ये बात, तो नोट करो फटाफट। अच्छा, लास्ट हमारे पास है बच्चों रेडियस ऑफ इनर्ट गैस। तो रेडियस का कंसेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखो बच्चों, अब क्या होता है, हम बात करेंगे अब रेडियस ऑफ इनर्ट गैस। रेडियस ऑफ नोबल एयर इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है, जो 18 ग्रुप की होती है ना बच्चों। और कौन कौन सी इनर्ट गैस हमारे पास है, क्या लिख रहा हूं मैं, हीलियम, नियॉन,
आर्गन, क्रिप्टन, इस तरह की इनर्ट गैस हमारे पास है। ठीक है, 18 ग्रुप की। तो बच्चों क्या होता है, देखो किसी पीरियड में, पहले लिख लो आपने, इन एनी पीरियड, एनी पीरियड द लार्जेस्ट रेडियस will be inert gas. The largest radius will have be inert gas. Will have inert gas. यानी किसी भी पीरियड में जो सबसे बड़ी रेडियस होगी वो इनर्ट गैस की होगी। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको बोला कि जब हम लिथियम से लेकर और फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो रेडियस क्या होती है बच्चों, कम होती है ना। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि रेडियस केवल 17 ग्रुप तक ही कम होगी, लेकिन जैसे ही हम 18 ग्रुप की बात करें नियॉन की, तो रेडियस सबसे ज्यादा होगी। बोलने का मतलब है कि नियॉन की रेडियस सबसे ज्यादा और उसके बाद रेडियस धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो किसी पीरियड में सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होती है बच्चों, इनर्ट गैस की, ध्यान रखिए। ठीक है, लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस कम होती है, लेकिन कहां तक कम होगी, 17 तक। अचानक जैसे 18 आएगा रेडियस सबसे ज्यादा हो जाएगी, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने। ठीक, तो अगर बच्चों में बात करूं सेकंड पीरियड की, सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड में कौन आ गए, लिथियम से लेकर और फ्लोरीन तक। तो रेडियस कम होगी, तो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होनी चाहिए, नियॉन की। तो नियॉन पहले आ गया, फिर धीरे धीरे। अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं तो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होनी चाहिए बच्चों, आर्गन की, और उसके बाद जो है सोडियम से लेकर और क्लोरीन तक रेडियस कम होगी। ऐसे तो है ना। तो किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होती है, इनर्ट गैस की। उसका रीजन क्या है, देखो बच्चों, जो इनर्ट गैस है, जो इनर्ट गैसेज हैं उनमें क्या होता है, उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। देखो वैलेंस ऑर्बिट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर्ट गैस हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस ऑर्बिट। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नियॉन की बात करूं तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा होगा 2-8 ऐसा, और अगर मैं आर्गन की बात करूं तो इसमें 2-8-8। तो ये जो लास्ट ऑर्बिट है इसको हम बोलेंगे वैलेंस ऑर्बिट। तो बच्चों इनके वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिस एटम के वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस ऑर्बिट, या ऑक्टेट कंप्लीट, कंप्लीट ऑक्टेट, ऐसा कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट, ऑक्टेट TET है ना। ठीक है, कंप्लीट ऑक्टेट, यानी 8-8 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में होंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा, जिन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है उनको न तो इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, उनको न तो लेने की जरूरत है। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, तो यहां पर जो है जो रिपल्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, रिपल्शन विल बी मैक्सिमम। और जब बच्चों रिपल्शन मैक्सिमम होता है तो रेडियस भी बढ़ जाता है, रेडियस इंक्रीज। तो अगर मैं लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक की बात करूं तो सबसे ज्यादा रिपल्शन नियॉन में होगा। तो रिपल्शन सबसे ज्यादा है तो बच्चों क्या होगा, रेडियस भी सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन फिलअप है, पूरे इलेक्ट्रॉन पैक है, और एकदम कंप्लीट ऑक्टेट है, स्टेबल है, और उस स्टेबिलिटी की वजह से वहां पर रिपल्शन सबसे ज्यादा है, और उस रिपल्शन की वजह से ही रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए ध्यान रखना कि किसी भी पीरियड में इनर्ट गैस का रेडियस सबसे ज्यादा हो। ठीक है बच्चों, चलो अच्छा, दूसरा आपने पढ़ा होगा, देखो कि जो इनर्ट गैस है, दूसरा रीजन क्या है, जो इनर्ट गैस है वो हमेशा मोनो एटॉमिक फॉर्म में होती है, मालूम है, मोनो एटॉमिक फॉर्म, यानी ये कभी भी जो है मॉलिक्यूल नहीं बनाती है। और बच्चों जो एटम मोनो एटॉमिक फॉर्म होते हैं उनकी रेडियस को हम काउंट करते हैं वंडरवाल रेडियस।
और बच्चों बाकी एटम की रेडियस क्या होगी, कोवलेंट और मेटालिक रेडियस। और आप सब लोग जानते हैं कि वंडरवाल रेडियस जो है कोवलेंट और मेटालिक रेडियस से सबसे ज्यादा होती है। तो ये रीजन है, ठीक है। तो दो रीजन आपको ध्यान में रखना है, एक तो रिपल्शन इंक्रीज रेडियस और दूसरा दे अवेलेबल इन द मोनोएटॉमिक फॉर्म। और मोनोएटॉमिक फॉर्म के लिए हमेशा वंडरवाल रेडियस का यूज किया जाता है, जबकि जो बाकी एटम है उनके लिए या तो कोवलेंट रेडियस या मेटालिक रेडियस का यूज करते हैं, जबकि वंडरवाल रेडियस इन दोनों रेडियस से कई गुना ज्यादा डिस्टेंस पर होती है, यानी ज्यादा बड़ी होती है। इसीलिए जो है इनर्ट गैस हमेशा सबसे ज्यादा रेडियस रखते हैं किसी भी ग्रुप में, ठीक है बच्चों। चलो तो कंक्लूजन करते हैं हमारे पास कि फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जो एटॉमिक रेडियस है वो कैसे बढ़ती है, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट घटती। देखो ये है एटॉमिक रेडियस, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। कंसेप्ट क्लियर, रीजन मैंने आपको बताई दिए थे। दूसरा हमारे पास है बच्चों आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज देन डिक्रीज रेडियस। और कौन सी रेडियस, आयनिक रेडियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है बच्चों। और तीसरा हमने पढ़ा है कि जो इनर्ट गैसेस है उनकी रेडियस सबसे ज्यादा होती है। तो ये दो हमारे पास आज के टॉपिक कंप्लीट हो गए, ठीक है बच्चों। चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।